नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जब जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कल 30 मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव रखे। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के लिए मांगी जा रही यही छूट कहीं कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर तो नहीं कर देगी। मुश्किल सिर्फ यही नहीं है, कोरोना काल में भी पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र के बीच अब खुलकर राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति से देश कमजोर हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा जिनसे हम इसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। पटना से जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा कोलकाता से टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चर्चा आज इसी बात को लेकर है। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे ही है कि क्या देश लॉकडाउन 4.0 के लिए तैयार है? और जब मैं ये कहता हूं तैयार है, इससे मेरा मतलब यह है कि अगर लॉकडाउन 4.0 आया और छूट नहीं दी गई तो क्या देश उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है अर्थव्यवस्था के लिहाज से? और अगर पहले से ज्यादा छूट दे दी गई तो जब अभी 70,000 केस हैं तो क्या हम उस स्थिति को संभाल पाएंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको उसको 20 स्तरीय तौर पर निपटना पड़ेगा। एक तरह से हम आर्थिक गतिविधियों को भी संचालित करें और संक्रमण को नियंत्रित करें। संक्रमण को नियंत्रित रखते हुए हम कैसे आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 में डिफरेंस था, लॉकडाउन 2 से लॉकडाउन 3 में डिफरेंस था और लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 में डिफरेंस होना स्वाभाविक है। इसे तमाम राज्यों। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या है, आवाज बहुत साफ नहीं सुनाई दे रही। मैं आपके पास लौटता हूं, उससे पहले जरा बाकी मेहमानों पर भी जाए। मैं एक बार दिखा देता हूं कि कल जब मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री की, तो किस मुख्यमंत्री ने क्या सुझाव दिया। मीटिंग में मुख्यमंत्रियों की तरफ से 5 बातें मुख्य तौर पर रखी गई। पहली कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, ये लगभग सभी कह रहे थे। दूसरी, लॉकडाउन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी ये कि पूरे जिले में नहीं बल्कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहे। चौथी ये कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिल जाना चाहिए। और 5वीं महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय स्तर पर फैसले लेने के राज्यों के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए। ये वो सुझाव हैं जो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री को दिए गए। लॉकडाउन पर बड़े राज्यों का क्या रुख था वो भी आपको एक बार बता देता हूं। महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थी। गुजरात सरकार कुछ ढील के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाह रही थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का कहना था कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन होना चाहिए, बाकी जगहों को आप छूट दीजिए कि वहां कामकाज चल सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मई तक लॉकडाउन जरूरी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी केंद्र से तमाम मतभेदों के बावजूद लॉकडाउन बढ़ाना चाहती थी। तमिलनाडु भी 31 मई तक लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में था। आंध्र प्रदेश शर्तों के साथ लॉकडाउन, राजस्थान भी शर्तों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में था। पंजाब ने कहा कि जोन का फैसला राज्यों पर छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से निर्णय लें। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि कल की बैठक में भी राजनीति जमकर हुई। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा दिखाया। उन्होंने अमित शाह को अपने तेवर दिखाते हुए फाइल को जोर से मेज पर रखा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पर चुप रहे, लेकिन कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जो अभी हैं भी शिवराज सिंह चौहान, तो कभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने इसका जवाब दिया। ममता बनर्जी ने पहला आरोप यही लगाया कि गृह मंत्रालय बार बार गाइडलाइन भेजता है, उसकी गाइडलाइन कभी स्पष्ट नहीं होती। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता बनर्जी का बिना नाम लिए ही बड़ी होशियारी से उन्होंने ममता बनर्जी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काम की तारीफ करता हूं कि उनकी वजह से ये जो गाइडलाइंस आई उनसे काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी, आप एडवाइजरी जारी करते रहें और हम उसका पालन करते रहेंगे। ममता की शिकायतें यहीं नहीं खत्म हुई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहा है। इस पर अपने पुराने अंदाज में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आप टीम इंडिया की भावना से काम कर रहे हैं और सभी राज्यों से बात करके ही निर्णय ले रहे हैं। हर बार लॉकडाउन से पहले आपने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और इससे संघीय ढांचे की गरिमा बढ़ी है। शिवराज ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से भारत महान संकट से बच गया है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ यही नहीं रुकी, उनके निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी मुझे फोन पर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे खत लिख दिया, मीडिया में लीक करवा दिया।
ममता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त रख रही है। इस तरह अधिकारी काम कब करेंगे? ममता ने यह भी कहा कि छोटे राज्य कोरोना से निपट सकते हैं, लेकिन बड़े राज्यों के लिए मुश्किल ज्यादा है। ममता के मुताबिक बड़े राज्यों की छोटे राज्यों से तुलना नहीं होनी चाहिए। इस पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने सीधे तौर पर ममता का नाम लेकर पलटवार किया। बिप्लब देब ने कहा कि 2014 के बाद छोटे बड़े राज्य की चर्चा खत्म हो गई थी, लेकिन यह दुखद है कि दीदी ने दोबारा इसकी चर्चा शुरू कर दी। बिप्लब देब ने यह भी कहा कि छोटे राज्य को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये स्थिति कल बनी। अभी प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ खान हमारे साथ हैं। तौसीफ खान, ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब देश इस मुश्किल हालात में है, ममता बनर्जी जब गई तो ऐसा लगा कि उनके पास शिकायतों का पिटारा है। बाकी मुख्यमंत्रियों में से किसी को इतनी दिक्कत नहीं थी जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसको लेकर। नहीं, ममता बनर्जी ने तो बहुत सही क्लियरली बात कहा है कि देखिए, हर स्टेट और सेंटर अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि कोविड से लड़ा जाए मिलकर के, लेकिन अगर कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता तो इसका पूरा ब्लेम थोप देना किसी भी स्टेट के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेगी, ये बात सही नहीं है। फिर उसमें उन्होंने बताया कि भाई आप लेटर पे लेटर लिखते हैं और लीक करते हैं, तो ये तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको दिखता है कि सामने इलेक्शन है। ये अब इलेक्शन का नहीं सोचना चाहिए, अभी कोविड को लेकर सोचना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ट्रेन खुलने की जहां तक बात है, जैसे कि लॉकडाउन 4 एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं चाहिए, इस सवाल पर उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम एक कंट्रोल्ड तरीके से अगर खोलते हैं कि जोन्स में, जैसे ऑलरेडी सेंटर की तरफ से जोन्स में जगह को बांटा गया है, तो कुछ जोन में जो है दुकानें खुल रही हैं, कुछ नहीं। तौसीफ खान जी, मेरा सवाल दूसरा था। मैं ये कह रहा था कि बाकी राज्य ये मान रहे हैं कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि जो गाइडलाइंस आती हैं केंद्र की तरफ से उनसे हमें फायदा हो रहा है। बाकी मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि जब केंद्र दखल देता है तब वहां पर एग्जैक्ट फिगर मौतों का क्या है ये पता चलता है, और फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि आप हमको जो है काम नहीं करने दे रहे। कल मीटिंग में जो बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं? ममता बनर्जी के अलावा पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने और दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने, अगर मुझे मानो तो मैं लिस्ट लेकर क्या था, उन्होंने भी बोला है कि जो जोन तय करना है और कौन से, ये राज्य सरकार पे छोड़ देना चाहिए कि कौन से जोन तय करना है, प्लस कौन सा ज्यादा अफेक्टेड है या अफेक्टेड है, क्या सेवाएं खोली जानी चाहिए, ये गाइडलाइन सेंटर जरूर दे, लेकिन आखिर में आजादी स्टेट को ही दिया जाए कि वो अपना फैसला ले सके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानती है। ममता बनर्जी ने मोदी जी से ये भी कहा कि आप भी एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्या देश इस वक्त जो स्थिति बन रही है कि राज्यों को लग रहा है हमको नहीं मिल रहा, केंद्र, कुछ राज्य कह रहे हैं कि केंद्र अच्छा काम कर रहा है, ऐसे में क्या लॉकडाउन 4.0 में ये स्थिति अभी है ये कि देश 70,000 केसेस के साथ खड़ा हो और छूट दी जा सके? देखिए सुशांत जी, देश जहां खड़ा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहाँ सवाल अब भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल है इस देश की जनता के जीवन की रक्षा का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो 500 से ज़्यादा केस थे लगभग, और आज 70,000 को आंकड़ा पार कर गया है। ये आंकड़ा 2-4 दिन में अगर इसी तरह से बढ़ता है तो लाख से ऊपर जाएगा, और फिर 1 लाख से 2 लाख होने में देर नहीं लगेगी। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था, देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि मुझे इस देश के एक एक आदमी की जान की रक्षा करनी है और वो बहुत प्यारी है। और सच बात है कि जान जो है वो इररिप्लेसेबल लॉस है, ज़िंदगी का लॉस जो है वो इररिप्लेसेबल है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। थोड़ी देर को अगर कोई कहा जाए मुझसे कि भाई तुम्हें तख्त व ताज दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जीवन और तख्त व ताज में से किसे चुनना है तो हर आदमी कहेगा पहले जीवन की रक्षा की जाए। मैं एक सवाल आदरणीय प्रेम शुक्ला जी से ख़ास तौर से करना चाहता हूँ, विद्वान प्रवक्ता हैं, कि क्या ये बात गले उतरती है कि 500 पेशेंट पे देश 45 दिन और 50 दिन बंद रहेगा और 70,000 पेशेंट पर देश खोल दिया जाएगा? दूसरा सवाल है
कि अगर हम ये कहते हैं कि साहब श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, बात बहुत अच्छी है, उनको घर पहुंचाने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व भी है, सरकार का दायित्व था। थोड़ी चूक हुई है, डिले हुआ है, 45 दिन तक जो विपदा, जो मुसीबत, जो आपदा झेली है वो बड़ी दर्दनाक है। सरकार को भी अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलती इंसानों से होती है और सरकार भी इंसान ही चलाते हैं। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। अच्छा होता कि ये मजदूरों की बात की चिंता पहले की गई होती, लेकिन अच्छा ठीक है सर, अब पहले आपके पहले सवाल का जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, 5 सेकंड तो जल्दी बोलिए, सिर्फ 5 सेकंड। सुशांत जी 5 सेकंड। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन ट्रेनों में मजदूर जाएंगे या यात्री जाएंगे, वो ट्रेन दिल्ली से चल के डिब्रूगढ़ के बीच में भी रुकेंगी। उनका सिस्टम कैसा होगा? एयर कंडीशन ट्रेन चलेंगी, अगर उनमें एक भी कोविड का पेशेंट हुआ तो वो तो पूरी की पूरी ट्रेन को संक्रमित कर देगा, इफेक्टेड कर देगा। तो जमीन पर जो हकीकत है हमें उसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन। अब प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, उनका पहला प्रश्न ये था, 500 केस में कंप्लीट लॉकडाउन था, 70,000 केसेस में और छूट के साथ लॉकडाउन आने की बात कही जा रही है, ये क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आचार्य जी ने, लेकिन कृपा करके इस विषय को समझे आप कि जब 500 पे अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो विशेषज्ञों और कहना, मेरी राय नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों कहना है, जो कोरोना की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे तमाम विशेषज्ञ संस्थाओं और व्यक्तियों का कहना है कि भारत में डबलिंग का रेट जो अभी इस समय 11 दिन का है, वो 2.5 दिन होता अगर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो 2.5 दिन यानी 5 गुना बढ़ गया होता। यानी आज 70,000 पेशेंट हो तो मिनिमम 3.5 लाख पेशेंट होते, तो 2,80,000 पेशेंट हमने बचाए हैं। क्या इस सत्य को आचार्य प्रमोद कृष्णन जी नहीं स्वीकारेंगे? दूसरा प्रश्न उनका है कि भाई कामगारों के संदर्भ में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हर राज्यों से पूछकर, प्रवासी जहां के हैं उन राज्यों से भी, प्रवासी जहां फंसे उन राज्यों से भी, दोनों के नोडल ऑफिसर नियुक्त है। रेलवे का नोडल ऑफिसर हर राज्य के लिए अलग है। उनके साथ समन्वय संस्थापित करके उनकी चिकित्सकीय वो कोई जो है, अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो यात्रा नहीं कर सकता है, और लक्षण नहीं पाए जाएंगे उसके बाद भी जब कहीं पहुंचेगा उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद वो राज्य में भेजा जाएगा, अपने गांव के लिए भेजा जाएगा। तो कृपा करके मुझे बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि राज्यों से श्रमिकों को नहीं भेजा जाना चाहिए। आचार्य जी, आप जिस सरकार के हिस्से हैं, आपकी कांग्रेस, उस महाराष्ट्र अभी एक एजेंसी का एनजीओ का सर्वे आया है कि जो प्रवासी मजदूर है उसमें से 96% को 3 महीने में एक भी बार राशन नहीं मिला। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम लॉकडाउन के समय स्पष्ट तौर पर कहा और सारे राज्यों को राशन भेजा भी गया कि आप राशन वितरित कीजिए। अब राज्य राशन ही नहीं वितरित करेंगे प्रवासी मजदूरों को। ठीक है, उनको निकलने के लिए सर एक तो आप ये कह रहे हैं कि तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए था। आ रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, तैयारी के लिए वक्त चाहिए था, वो वक्त हमने ले लिया। अब वो वक्त के बाद अगर ये तैयारी हो गई कि केसेस बढ़ेंगे तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, एक बात बताइए, बिहार में अभी हमने कल ही खबर चलाई कि बिहार में जो बच्चे आए दूसरे इलाकों से, मदरसे के बच्चे थे, उनमें से 1000 बच्चे आए और उनमें बाद में टेस्ट किया गया तो पता चला उनमें कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। जो मजदूर आए उनमें पता चला वो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं होम क्वारंटीन में, वो होम क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं कर रहे, सबकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, और ज्यादा छूट मिलेगी तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात कही कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, कई चीजें सामने हैं। हम तो बार बार ये कहते रहे हैं कि प्रवासियों के बीच बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज आए हैं, और बिहार के जो आज आंकड़े बढ़े हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा प्रवासी मजदूरों का भी है जो बाहर के अन्य राज्यों से आए। लेकिन इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि अलग अलग हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं वो बेहद कष्ट में हैं और उनको लाया जाना महत्वपूर्ण है। इसीलिए 7 दिनों के अंदर देश के किसी भी हिस्से में प्रवासी मजदूर होंगे, वहाँ की राज्य सरकारों और रेलवे के साथ समन्वय करके बिहार के अंदर उन्हें लाया जाएगा। सर, बिहार तैयार है क्या लॉकडाउन 4.0 में छूट देने के लिए? आपकी व्यवस्था हो चुकी, क्वारंटीन सेंटर बन चुके, पेशेंट्स आएंगे, आप संभाल लेंगे? देखिए, मैं वही आपको बताना चाहता हूं, क्वारंटीन सेंटर्स हमारे जितने हैं उनको और बढ़ाए जाने के संबंध में जो प्रवासियों के आने की संभावनाएं हैं ट्रेनों के आधार पर, उसके हिसाब से
ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स को और बढ़ाए जाने के संबंध में भी निर्देश दिए जा चुके हैं। स्क्रीनिंग से लेकर के वो तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराया गया है, रैंडम टेस्ट के लिए भी मंजूरी मिली है और ट्रूनेट से लेकर के इन तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी मंगाया जा रहा है। किसी तरह से सर मैं यही तो प्रश्न कर रहा हूँ, रैंडम टेस्ट से काम चल जाएगा? अभी रैंडम टेस्ट में ये हालत है सर कि हम 70,000 पर हैं। अगर हम और खोल रहे हैं लॉकडाउन में और रैंडम टेस्ट करेंगे तो काम चलेगा? मृत्युंजय तिवारी जी, क्या बिहार में जो स्थिति है, अगर लॉकडाउन और बढ़े लेकिन छूट के साथ बढ़े तो बिहार में केसेस भी छूट के साथ बढ़ जाएंगे या वहां पर तैयारी पूरी दिख रही है आपको? देखिए सुशांत जी, लगातार आप लोगों के चैनल के माध्यम से बिहार के क्वारंटाइन सेंटर की हालत हो, चाहे बिहार की जो तैयारी है बिहार सरकार की, वो सारा चीज बार बार दिखाया भी गया है। राजीव रंजन जी की मजबूरी हम समझ रहे हैं। राजीव रंजन जी अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो सरकार का डिफेंड करेंगे, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो राजीव रंजन जी को भी पता है। सुशांत जी, आप खुद बिहार के हैं और आपके भी जो यहाँ रिपोर्टर है वो भी बराबर आपको भेजते हैं क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली। ना तो किसी की स्क्रीनिंग हो रही है, ना वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। अगर खाने में कीड़े मिल रहे हैं उसकी शिकायत लेकर के जाता है, पुलिस उनको डंडे से पीट देती है। तो मजदूर प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा। हाँ। ऐसी स्थिति में हम लॉकडाउन का जिस तरह से अभी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है बिहार में, तो हम तो कहेंगे कि ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का लागू रहना आवश्यक तो है ही, लेकिन जो ढिलाई। राजीव रंजन जी, इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी जो जानकारी है उसके मुताबिक जिन लोगों को बाहर से आकर होम क्वारंटीन में रहना था वो भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा, और बाकी जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं वो तो है ही है। देखिए, मृत्युंजय जी के साथ क्या है कि वो केवल बयान देंगे, उन्हें कुछ करना नहीं है। इनके नेता कभी 200 ट्रेन, कभी 50 बस, कभी दिल्ली के माल भाड़े, दिल्ली के किराए के भुगतान, ऐसे बयानों से ही वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन संकट में कभी दिखते नहीं है। देखिए, राज्य सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया। नीतीश कुमार जी के अनुरोध पर ही गाइडलाइंस में बदलाव हुए और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आना शुरू हुए। स्पेशल ट्रेन की मांग बिहार सरकार ने की, उसे केंद्र सरकार ने माना, और पूरे बिहार में आज योगा क्लासेस से लेकर के क्वारंटीन शिविरों में जो काम हो रहा है, केंद्र सरकार ने भी ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर के मॉडल की तारीफ की है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इक्के दुक्के जगहों पर राजद के नेताओं के उकसावे पर कुछ तस्वीरें अगर आई भी होंगी, उनकी भी जांच हुई और ज्यादातर मामलों में इसे अफवाह माना गया। अगर कहीं कमियों के आरोप सही पाए गए तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको आपदा से निपटने में जो कठिनाइयों का सामना लंबे समय से। अच्छा राजीव जी, इतना बता दीजिए, बिहार में एक दिन में कितने टेस्ट हो रहे हैं? से लेकर आज तक राजीव जी, बिहार में एक दिन में कितने टेस्ट हो रहे हैं? सुशांत जी, मैं आपको पूरे ब्यौरे को ही दे देता हूं, आपके पास अगर धैर्य है। हाँ, तो थोड़ा जल्दी बोलिएगा सर, फिर उस पर रिएक्शन भी लूंगा। नहीं, सिर्फ टेस्ट का बता दीजिए सर। हाँ, मैं इसीलिए हमको दीजिएगा, मैं वही दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप उसको निकालिए, तब तक मैं सवाल प्रेम शुक्ला जी से ले लूं। 10 सेकंड सुशांत जी। नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसे आंकड़े मैं आपको दूं। नहीं, आप दीजिए, आप उसको ढूंढ के निकालिए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ज्यादातर राज्यों में एक दिन में 5,000 से 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। मिल गया? 1 मिनट में आपकी बात पूरी कर रहा हूं, बताइए। आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बोलिए। अब तक 34,662 टेस्ट हुए हैं। हाँ। और इनमें पॉजिटिव पाए गए मामलों की संख्या कल तक 714 थी। ठीक है, तो 54 दिन हो गए सर लॉकडाउन के। नए मामले 24 घंटे में कल तक 54 दिन में 34,000 टेस्ट हुए हैं जी। ठीक है, आप ये कह रहे, प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है 54 दिन में 34,000 टेस्ट का मतलब ये है कि एक दिन में 1,000 टेस्ट भी नहीं हो पा रहा बिहार में? और क्या ये स्थिति हो सकती है अगर दूसरे राज्यों का भी मैं कंपैरिजन करूं? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 केसेस हैं, कहीं ज्यादा से ज्यादा। का ब्यौरा मैंने आपको दिया, लेकिन पिछले 30 तो दिनों ये स्थिति है क्या कि लॉकडाउन में छूट बढ़ाई जा सके? ट्रूनेट मशीन के जरिए ये रफ्तार और बढ़ेगा। नहीं तो बढ़ेगा सर, लेकिन जब तक बढ़ेगा तब तक तो केस भी बढ़ जाएगा ना।
प्रेम शुक्ला जी, इस स्थिति में राज्य तैयार है क्या छूट देने के लिए? जो आंकड़े हैं सुशांत जी, देखिए स्थिति देखिए आप। केवल राजद के आरोपों की तस्दीक मत कीजिए। नहीं, मैं उनके आरोप की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके डेटा सर, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस भी राज्य में अगर 1000, 2000, 5000 टेस्ट हो रहे हैं, क्या वो राज्य तैयार है अपने इलाकों को छूट देने के लिए? प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल ये कि सिर्फ बिहार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बाकी जगहों पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। नहीं, हमारा राज्य तैयार कहाँ है छूट देने के लिए? हम तो लॉकडाउन सुशांत जी, स्थिति ऐसी है सुशांत जी, अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात की, एक बात। दूसरी बात, अभी जो बिहार को आप लेके बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र की आपको बात बता रहा हूं, और सबसे बड़े हॉटस्पॉट रेड जोन मुंबई की बात आपको बता रहा हूं। मुंबई में पिछले सप्ताह भर से 10 दिनों से आप जब तक कॉरपोरेशन का अधिकारी लिखकर नहीं देगा, किसी की टेस्ट प्राइवेट लैब्स कर ही नहीं सकती हैं। तो मुंबई जैसे इलाके में जो संसाधन संपन्न इलाका है, उस संसाधन संपन्न इलाके में आप अपना कोरोना टेस्ट जब तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ ऑफिसर आपको लिखकर नहीं देगा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के कहने पर भी आप कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते, ये गाइडलाइन है। तो आप मुझे बताइए कि सारी पीपीई किट्स होने के बाद, सारी जो है टेस्टिंग किट्स होने के बाद, सारी उपलब्धता के बाद, यदि राज्य सरकार, सर आप तो कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जब तक लिखित में नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, बंगाल में तो एक पैनल बना दिया गया कि वो पैनल नहीं बोलेगा तो कोरोना से हुई मौत नहीं मानी जाएगी, तो ये भी स्थिति है। मुझे ये बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णम कि जब बाकी राज्यों का ये हाल है, और ये तब है जब केंद्र के दिशा निर्देश पर वो चल रहे हैं कि दिन में 1000, 2000, 5000 टेस्ट हो पा रहा है, और मामले ये हैं कि क्वारंटीन सेंटर में कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या स्थिति है ये पता नहीं, तो क्या व्यवस्था होगी? लोग कह रहे हैं आर्थिक आप छूट दे दीजिए, कैसे छूट दे सकते हैं भाई, और राज्यों पर आप कैसे छोड़ सकते हैं? एक तो सुशांत जी, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे नाम के नीचे लिखा आ रहा है प्रवक्ता कांग्रेस में जो बहुत वरिष्ठ नेता होते हैं उन्हें प्रवक्ता बनाया जाता। मैं बहुत ही छोटा सा समर्थक हूं कांग्रेस का, तो कृपया मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, उसे हटा दें। दूसरा निवेदन अब मैं करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हैं, पूरा देश उनकी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, उनको आभारी है देश उनका कि उन्होंने 500 पेशेंट पे लॉकडाउन किया, देश को बचाया। इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें ये अंकित होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 500 पेशेंट पे लॉकडाउन करके इस महामारी से देश को बचाने का कदम उठाया। लेकिन इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि 50,000 नहीं 70,000, 75,000 जब पहुंच रहा था तो लॉकडाउन खोल दिया गया। अब आप ही फैसला कर लें। सवाल ना तो नीतीश कुमार जी का है, ना ममता बनर्जी का है, ना राहुल गांधी जी का है, ना प्रधानमंत्री जी का, ना बीजेपी का, ना बार बार कह रहा हूं, क्या कोरोना ये रेड जोन और ग्रीन जोन देख के आता है? क्या कोरोना महाराष्ट्र में जाएगा तो उसका अलग रूप होगा, पंजाब में जाएगा अलग रूप होगा, बिहार में जाएगा अलग रूप होगा? सर आप ये 2 बार कह चुके कि 500 जब केसेस थे तो कंप्लीट, मैं बार बार कहूंगा, जब 70,000 केसेस हैं तो फिर आप लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। मैं सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सुशांत जी आप इस पे बात रखिएगा, मेरी बात सुनिए। मुद्दा ये नहीं है रेड जोन, मुद्दा ये नहीं है ग्रीन जोन, दुनिया ये कह रही है ऑरेंज जोन। सुशांत जी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी मेरा सवाल भी तो सुनिए, आपने जो कहा। दुनिया छोड़िए, मेरी बात सुनिए। नहीं प्रमोद कृष्ण जी मेरा सवाल सुन लीजिए। दुनिया ये कह रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी दुनिया इससे जूझती रहेगी। अब दुनिया जब इससे जूझेगी तो ये तो हो नहीं सकता कि आप पूरी दुनिया को बंद कर दें। तो यहां पर प्रधानमंत्री का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि हमने पहले देश को इस लॉकडाउन में ये समय दिया कि कम से कम आज केसेस आ रहे हैं तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर है, पीपीई किट्स हैं, जांच करने की संख्या बढ़ाई जा सकी है, तो वो व्यवस्था करने के लिए लॉकडाउन था। ये नहीं था कि पूरा कोरोना ठीक हो जाएगा फिर देश खोल देंगे। सुशांत जी 10 सेकंड दीजिएगा, आ रहा हूं सर। सुशांत जी ये बताइए प्रधानमंत्री जी के किस निर्देश का पालन किस देश के व्यक्ति ने नहीं किया? उन्होंने कहा कि थाली बजाओ तो बजाई ना, ताली बजाओ तो बजाई ना, उन्होंने कहा जलाया ना, लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, सुशांत जी ये झगड़ा मत करिएगा। मैं आई एम सॉरी टू से ना, जब मैं बोलता हूं तो उस बात को पूरा पब्लिक डोमेन में जाने दीजिएगा, वरना मुझे मत बुलाइएगा, ठीक है? आई एम सॉरी टू से
मैं कहना चाहता हूं, मैं झगड़ा ही नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बहस करना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, प्रार्थना के साथ इस बात को सोचिए कि शराब की दुकानों पे जो भीड़ है उसमें कोरोना नहीं जाएगा। मंदिर अगर खोल दिए गए तो उसमें जाएगा, मंदिर में जाने से कोरोना फैल जाएगा, मस्जिद में जाने से कोरोना फैल जाएगा, लेकिन शराब की दुकान ये क्यों खोलेंगे ठेके भाई? अब देखिए यही इसका जवाब कौन देगा? अब आप बोलेंगे अगर और ये उसमें बात ऐसी है कि आप आदमी को बोलना ही पड़ता है। आप मंदिर खोलेंगे, वहां जाकर प्रसाद चढ़ाने से जो गरीब को खाना देना है उसके लिए पैसा आएगा? क्यों नहीं खोलेंगे? नहीं आएगा। लेकिन शराब जो बिकेगी उसके रेवेन्यू से तो मंदिर क्यों आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बंद कर दीजिए, लोगों को घर में बंद कर दीजिए और कहीं से पैसा ना आए और सरकार सबको मुफ्त में खिलाए। कैसे खिलाएगी सर, ये बताइए कैसे खिलाएगी? अर्थव्यवस्था जो है वो जीवन के लिए है, जहाँ जीवन खत्म हो जाएगा अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे? यहाँ शराबियों को मजे करने देने के लिए नहीं खोला गया ना सर। मैं मानता हूँ जीवन कि आप नियमों का पालन कराइए, मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है, पैसा कहाँ से आएगा? आप तो नहीं सरकार के प्रवक्ता की तरह मुझसे बात मत करो मेरे भाई, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप जब कुछ बोलेंगे सर, आप कुछ बोलेंगे उसमें मैं तर्क दूंगा तो सरकार का प्रवक्ता। जब प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं तब तो नहीं कह रहे कि विपक्ष का प्रवक्ता। लेकिन सुशांत जी तर्क मत दीजिए। सुशांत जी अभी मेरा मत है ना, शराब के पक्ष में मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं ना, इसको सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं ऐसा मानता हूं कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को यह फैसला लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर लॉकडाउन बिल्कुल ना खुले, बिल्कुल कोई आर्थिक गतिविधि ना हो, अवसर तो आपने अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। एक एक व्यक्ति की जान की कीमत है। बहुत सीधी सी बात है कि लॉकडाउन 3 जब चल रहा है तो नंबर बढ़ा है या घटा है? नंबर तो बढ़ रहा है, दिन ब दिन नंबर बढ़ रहा है। बढ़ा है। जब नंबर बढ़ रहा है तो हम लॉकडाउन को कैसे खोल देंगे? कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, लॉकडाउन खत्म करने की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या लॉकडाउन, यही मेरा सवाल है। लॉकडाउन में जो छूट थी उसके साथ लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या कंप्लीट लॉकडाउन होना हो जाना चाहिए? राजनीति का रूप दे रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं आप। यही मेरा सवाल है, यही देश के प्रत्येक नागरिक का सवाल है कि जीवन जरूरी है या ये रोटी जरूरी है? रोटी इसलिए है कि जीवन चलता रहे। आप इस देश को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं, ढकेल दीजिएगा, फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको भी। हम भी यही, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, झोंक दीजिएगा। हर किसी की जिंदगी बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, कोरोना मेरी बात सुनिए सर, प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, हो गया कोरोना खत्म हो गया, शराब की अर्थव्यवस्थाएं कहिए ना, जीवित रह या तो ये कहिए आप शराब की दुकान खोलोगे, मंदिर बंद करोगे, आप ट्रेन खोलोगे और कहोगे कोरोना चला जाएगा। ये कैसे वाहियात बात? 15 ट्रेन खोलोगे, और जब ट्रेन नहीं खुल रही थी तब भी लोग कह रहे थे कि भाई मजदूर वहां भूखे मर रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार खिला नहीं पा रही, गुजरात में मजदूर सड़क पर आ जा रहे हैं, तो उनका क्या कीजिएगा? प्रेम शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए, गाइडलाइन जारी करते हैं। राजीव रंजन जी पे भी आ रहा है। कल आचार्य जी देश की जनता को भ्रमित मत करिएगा ना, मेरा ये कहने का मतलब है। रक्तचाप घटाने थोड़ा। Speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. प्रेम शुक्ला जी बोलिए। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी चाहते हैं, आप कृपा करके बताएं, जब कुछ दर्जन केसेस पंजाब में थी तो पंजाब ने कर्फ्यू लगा दिया और आप अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हो गए। आप लॉकडाउन जब शुरू किया गया तो आपके आदरणीय नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि लॉकडाउन करके लोगों को जो है आप जो है वो अंदर बंद करके मार देंगे। तो क्या लॉकडाउन के जब आदरणीय मोदी जी कर रहे थे और जब राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे थे, तो क्या आपके अति प्रिय आदरणीय राहुल गांधी भारत की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का संकल्प लेकर आए थे? ये इसका भी उत्तर कृपा करके दे दीजिए। आप शराब पर बात कर रहे हैं, अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन शराब खोलने की बातें किसने शुरू की? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू की, अशोक गहलोत ने शुरू की, और उन्होंने यहां तक कहा साहब हम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इसके लिए केंद्र से लड़े। तो आप कृपा करके कहिए ना, आप तो बड़े नेता हैं, आपके कहने पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा काम करती है, राहुल गांधी काम करते हैं, कहिए अमरिंदर सिंह से मना कर दें साहब ऑनलाइन शराब नहीं बटेगी। आप मना कर दीजिए उद्धव ठाकरे से कि भाई ऑनलाइन शराब का वितरण नहीं होगा। एक तरफ आप ऑनलाइन शराब बेचेंगे, एक तरफ आप लॉकडाउन का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ लॉकडाउन का समर्थन करेंगे। आप कहेंगे श्रमिक ट्रेनें चलाओ, फिर कहेंगे ट्रेन क्यों चलाई। तो साहब आप स्पष्ट हो जाइए कि आप करना क्या। राजीव रंजन जी, आप क्या ऐसे में केसेस बढ़ जाएंगे, क्या ऐसे में केसेस बढ़ने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो अभी आपने सुन लिया, सबकी बातें आपने सुनी, क्या राज्य सरकार जो ये कह रही है कि भाई अर्थव्यवस्था को भी बढ़ने दीजिए, क्या वो लोगों को मार देना चाहती हैं जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी की बात का मैं उत्तर देना चाहता हूं। अभी दूंगा सर, एक बार राजीव रंजन जी से रिएक्शन ले लूं। नहीं,
सबसे पहली बात तो ये है कि कल की जो मीटिंग है उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर राज्य ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने अब तक यही किया है कि वो जो भी इनपुट्स हैं उसके साथ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं, फिर गाइडलाइंस जारी होते हैं। तो पहले तो गाइडलाइंस की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कौन सी बातें नई हैं, कौन सी पुरानी बातें रहेंगी। और एक बात बिल्कुल साफ है कि लॉकडाउन के साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है उसको लेकर ही कोई भी संशोधन की बात होगी, जो नए गाइडलाइंस होंगे। हेल्थ प्रोटोकॉल हो या कोरोना के दूसरे सवालों के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित है ये केंद्र को तय करना ही चाहिए, इसलिए कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जिससे कि हर राज्य को अपने तरीके से उसमें कोई निर्णय नहीं ले। अब हमको फ्रीडम दीजिए। बस एक चीज मैं जरूरी बात कह रहा हूं केवल सर, एक बात, राज्य कह रहे हैं हमको फ्रीडम दीजिए, हम अपने हिसाब से अब सब करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए लॉकडाउन 4.0 आया और राज्यों में केसेस बढ़े, तो जिम्मेदारी किसकी? फिर राज्य जिम्मेदारी लेंगे केसेस बढ़ने की, या उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की होगी? नहीं, काल्पनिक परिस्थितियों पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि गाइडलाइंस जो जारी होंगे निश्चित तौर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचारों को उन पर विचार करके एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद ही गाइडलाइंस आएंगे और उन गाइडलाइंस का पालन किया जाना सभी राज्यों के लिए आवश्यक होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो निर्वाचित सरकारें हैं, चाहे किसी भी पार्टी की, अगर आप 30 सेकंड में अपनी और बात चाहे वो केंद्र सरकार है, इनके बीच बेहतर समन्वय है। लेकिन शराब को लेकर के मैं एक बात जरूर सुशांत जी कहूंगा, शराब अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं, और शराब की कतारों में जो 40-45 दिन का अनुशासन और तपस्या जिस तरह से तोड़ करके दिल्ली में कतारें लगी, वो शर्मनाक दृश्य था। आचार्य जी जल्दी 30 सेकंड में बात करिएगा, समय नहीं है मेरे पास। हाँ, देखिए, एक तो मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बीमारी से अवेयर नहीं है, ये मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं उनके फैसलों की बात कर रहा हूं। ये फैसला उन्हीं का था कि लॉकडाउन होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि एक एक बच्चे की जान की कीमत है, ये फैसला उनका था। जहां तक प्रेम शुक्ला जी ने कहा कांग्रेस के शासित राज्यों की बात, भाई अगर पंजाब और राजस्थान कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं, ये जब एक बात कहते हैं तब नहीं मानते, और शराब खोलने की बात आपने इनकी मान ली। ये तो ये चाहते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, तो क्या दे दिया जाएगा? देश की जनता ने मोदी जी को मैंडेट दिया था। देश की जनता की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व मोदी जी का है, देश के प्रधानमंत्री जी का है, और हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। मेरा मानना है, शुक्ला जी इसको गंभीरता से लीजिए, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देश की जनता की अभी प्रधानमंत्री अगर ये कह देंगे इस बार कि राज्य अपने हिसाब से निर्णय लें, तो सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों में सारी फैक्ट्री बंद करा दीजिएगा, सारे मिल बंद करा दीजिएगा और कंप्लीट लॉकडाउन कर दीजिएगा। फिर देखेंगे कि वहां क्या स्थिति होती है और देश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होती है। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, एक न्यायोचित फैसला होना चाहिए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए। मेरे पास आज वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत में लॉकडाउन बढ़ेगा या छूट के साथ रहेगा, इस पर